जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 11 चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में एक नंबर से लगाकर कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है या 2 नंबर, या कभी कभार इस चैप्टर से 3 नंबर तक का भी दोस्तों पूछा जा सकता है। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, और सबसे आसान चैप्टर है, कम समय में आपको अच्छे नंबर देके जाने वाला चैप्टर है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा, आनंद आएगा पढ़ने में। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसमें समझेंगे हम चर राशियां, यानी कि हमारा दोस्तों वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको जान लेते हैं, उसके बाद दोस्तों प्रश्न कराते हैं, प्रश्न के माध्यम से दोस्तों बारी बारी समझाएंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको गुणनखंड सीखने हैं। ठीक है, वेक्टर कैसे निकालते हैं उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत देखना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है। यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। ठीक भैया, चलिए देखते हैं चर राशियां क्या होती है। चर राशियां तो चर यानी वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, देखिए जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है, जैसे कहीं मान लेते हैं x मानते हैं, कहीं पर y मानते हैं, कहीं पर a मानते हैं, कहीं पर z मानते हैं, कहीं कुछ भी मान लेते हैं। जैसे जो चीज आपको पता नहीं होती है वो आप मान के लगाते हैं, है कि नहीं? मान लेते हैं x पेन का मूल्य, क्या कहते हैं, x पेन का मूल्य मान लिया 50 पेन का मूल्य 100 रुपए है। 50 पेन का मूल्य, चलो बहुत सस्ता हो गया ना, 250 रुपए मान लेते हैं, 250 रुपए। ठीक है, तो बताइए 100 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? क्या जैसे आपने पूछा 50 पेन का मूल्य 250 रुपए है, तो बताइए 100 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? तो आप मान लेते हैं कि आपको पहले से पता नहीं कितने मिलेंगे, मान लेंगे x पेन मिलेंगे, x पेन मिलेंगे। तो जब x पेन मिलेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारी पेनों की संख्या हो जाएगी। ऐसा ही तो करते हैं। और दोस्तों यही हम 100 रुपए की जगह 150 कर देंगे, तो यहां पर देखिए x की पहले वैल्यू कुछ और आएगी, और अब जैसे हमने 150 रुपए कर दिया, 150 रुपए कर दिए, तो यहां पर x की वैल्यू कुछ और आएगी। देखिए लगातार जो x की वैल्यू x y z जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है कि नहीं? इसलिए वेरिएबल जो x y z abcd जो है जिनको हम मानते हैं, कोई चीज निकालनी होती है, हमें पता नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, उसको हमें निकालना है तो मान के लगा लेते हैं। वो जो वैल्यू दोस्तों क्या होती है? वही हमारी वेरिएबल कहलाती है। कांस्टेंट यानी कि अचर राशियां क्या होती हैं? अचर राशियां जो हमारी गिनतियां होती हैं, जिनकी वैल्यू निश्चित 2 5 1 2 3 4 5 ऐसे जो गिनतियां होती है वो अचर में जाएंगी। ठीक है, तो चर अचर में कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब चर राशियां जिनकी x y z हो जाएगी। ठीक है, x y z abcd जो भी है इनकी वैल्यू में पता नहीं, यदि ज्ञात करनी वो हमारी किस में जाएंगी? चर राशियां वेरिएबल में जाएंगे। और कांस्टेंट दोस्तों क्या होगा? जो जिनकी वैल्यू निश्चित 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 रुपए की वैल्यू चाहे कहीं भी रखे 2 ही रहेगा। 5 है तो 5 की वैल्यू 5 निश्चित है, बदलने वाली नहीं। तो जो वैल्यू निश्चित है जिसको बदला नहीं जा सकता वो दोस्तों हमारी अचर राशियां हो जाएंगी। अचर राशियां जिनको बदल सकते हैं। अब x की वैल्यू जो हमने 100 रुपए लिए तब पेन में कुछ और मिलेंगे, जब 150 रुपए कर दें तो पेन कुछ और मिलेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू बदल रही ना, और जब 200 रुपए कर देंगे तो x की वैल्यू 200 कुछ और आएगी। तो x की वैल्यू लगातार यहाँ बदल रही कि नहीं बदल रही? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे चर राशियां और अचर राशियां में जो है चर और अचर में क्या अंतर हुआ आप अच्छे से जान पाएंगे। अब देखिए प्रश्न के माध्यम से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा चर राशियों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जो चर राशियां दे रखी हैं उनका गुणनखंड कैसे दोस्तों निकालेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो चाहिए तो आप एक डाल लीजिए चर राशियों का गुणनखंड। पहला प्रश्न देखिएगा, इस चैप्टर का पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है
बहुत ही आसान प्रश्न। 6x प्लस 6y प्लस 6z का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना आसान है। कह रहा है 6x प्लस 6y प्लस 6z का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान हो गया एक लाइन में। क्या सबसे पहले आपको जो दे रखा है नोट करेंगे 6x प्लस 6y प्लस 6z का आपको गुणनखंड चाहिए। अब देखिए गुणनखंड क्या, यहाँ x यहाँ y यहाँ z है, पर देखिए जहां x है इसके जो पड़ोस में लगा होता है चिपका होता है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, गुणांक बोलते हैं। x का गुणांक जो x y z जो भी हमारे चर राशि उनके पड़ोस में जो भी चिपका हुआ होता है, उसके पड़ोस में जो भी लिखा हुआ होता है, वो दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक कहलाता है। यानी दोस्तों ये x का गुणांक यहाँ कितना है 6 है, यहाँ y का गुणांक कितना 6 है और z का गुणांक भी 6 है। तो आपने तीनों में देखा x y z तीनों में क्या 6 दोस्तों गुणांक मिल रहा है। तो दोस्तों तीनों में है, तो जो तीनों में है उसको क्या कॉमन बोलते हैं, क्या दोस्तों उभयनिष्ठ तीनों में। तो दोस्तों कॉमन क्या मिलेगा 6 यहां से, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y प्लस z, ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। देखिए कुछ करना है फ्री में दोस्तों आपको नंबर देके जाएगा, पर आपको पता तो होना चाहिए कैसे करना होगा। तो 6 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z हो गया, बस कितना आसान है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे समझ लिया होगा और नोट भी कर लीजिए। चलिए एक प्रश्न ऐसा ही होमवर्क के लिए दूसरा कह रहा है 8x प्लस 8y प्लस 8z का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं, ठीक है। ऐसा इसमें जो मैंने अभी पहला प्रश्न कराया इसमें लिखना चाहते तो लिख भी सकते थे। का व्यंजक, इसको क्या व्यंजक बोलते, व्यंजक का गुणनखंड 6 तथा x प्लस y प्लस z है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 4x प्लस का 12y प्लस का 24 प्लस का 24 a स्मॉल a 24 स्मॉल a का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, लिखिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4x प्लस का 12y प्लस का 24a, ठीक भैया। अब देखिए इसमें भी देखिए यहाँ x है वेरिएबल, यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ a वेरिएबल है, तो वेरिएबल सब में अलग अलग है, बात ही खत्म। पर यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, तो 4 12 24 में क्या कॉमन मिलेगा, देखिए 4 कॉमन मिलेगा। सबसे पहले छोटा देखिएगा, जब भी कॉमन लेना हो सबसे पहले छोटा अंक देखते हैं। छोटी डिजिट क्या दे रखी है, स्मॉल डिजिट को सबसे पहले देख लेंगे। जब स्मॉल डिजिट देखेंगे यदि वही कॉमन मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर गणना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 4 से भाई 4 कॉमन 4 में 12 और 4 छन 24, यानी कि 4 कॉमन मिल सकता है। यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, कितना x प्लस, अब जो कॉमन लिया है तो उससे भाग किया जाता है। तो 4x को 4 से भाग करेंगे तो 4 4 कैंसिल, x ही तो बचेगा। अब देखिए 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 3 का 12 होता है, 12 को 4 से डिवाइड करें 4 3 12 होता है, तो 3y हो गया। फिर यहाँ देखिए 24 को 4 से डिवाइड करें 4 6 24 प्लस का 6a होगा, बस ये गुणनखंड हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों लिखना चाहिए इसके नीचे अतः व्यंजक का गुणनखंड, व्यंजक क्या मतलब ये 4x प्लस का 12y प्लस का 24a, इसको व्यंजक कैसे का गुणनखंड क्रमशः 4 तथा x प्लस 3y प्लस 6a है। इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं, तो कर लेंगे। इसमें होमवर्क क्या है, चलिए दे देता हूं, चलिए प्रश्न और ऐसा ही देखिए, जैसे दिखाओ 7x प्लस का 35y प्लस का
21a का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 5 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिएगा 6x स्क्वायर y प्लस का 3xy स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान ये भी है, कैसे करेंगे अच्छे समझिएगा। क्या आपसे कह रहा है 6x स्क्वायर y प्लस का 3xy स्क्वायर का हमें क्या करना है, फैक्टर करने से गुणनखंड ज्ञात करने। कैसे करेंगे, सबसे पहले 6x स्क्वायर y प्लस का 3xy स्क्वायर नोट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे। देखिए सबसे पहले डिजिट क्या है, कांस्टेंट 6 है और 3, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, 3 कॉमन मिल जाएगा, उसको लिख लेते हैं। फिर वेरिएबल को देखते हैं, चर राशि को भी देखते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y, यहाँ y है। तो देखिए यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यानी कि दोस्तों x कॉमन मिल जाएगा, x को लिख लेते हैं। यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, यानी कि मिनिमम जो होता है वही कॉमन हो जाता है। वेरिएबल में जो मिनिमम पावर वाला होगा वही हमारा कॉमन हो जाएगा। ये दोनों में है 2, तीनों में 4, जैसे जितने टर्म दे रखे हैं उसके हिसाब से होगा। अब देखिए 3xy कॉमन होगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड का भाग करेंगे। तो 6x स्क्वायर y को जो 3xy से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 को 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 2 हो गया, और x स्क्वायर में से x, तो यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो x स्क्वायर में से x जाएगा तो खाली x ही तो बचेगा। अच्छा यहाँ y कट जाएगा तो y बचेगा, y को y से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो बस इतना ही बचेगा प्लस का, ठीक है 3 तो कॉमन हो गया, बात ही खत्म, x कॉमन हो गया, बात ही खत्म। यहाँ देखिए y है, यहाँ y स्क्वायर, तो 2 y थे यहाँ पर, 1 y कॉमन हो गया, 1 ही y बचेगा, बस ये आंसर है। ठीक है, दो लाइन में आंसर फटाफट आ रहे हैं आपको, एक तो खुद का प्रश्न नोट कर ले, दूसरी लाइन में आंसर ले। चलिए नोट करिए अगला 6 नंबर कह रहा है आपसे। चलिए होमवर्क में जाओ, 18x स्क्वायर y प्लस का 9xy स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगला 7 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, आसान प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको कह रहा है x स्क्वायर प्लस का yz प्लस का xy प्लस का xz का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ध्यान से कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा चेंज किया है पर है चर राशियों का गुणनखंड ज्ञात करना। x स्क्वायर प्लस का yz प्लस का xy और प्लस का xz हो गया। ठीक है, आप देखेंगे इसमें कॉमन ढूंढेंगे, पर कैसा थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ x है और यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो कुछ हमको इस तरीके से अरेंज करना होगा कि हमें कॉमन अच्छे से मिल जाए और दूसरे टर्म में भी कॉमन ले। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बात क्लियर होगी। देखिए यहाँ x स्क्वायर इसको ले लिया, यहाँ से इस x स्क्वायर को उठा लिया, यहाँ से हम x y को उठा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं सर यहाँ x है, इसमें भी तो x z को क्यों नहीं लेंगे, ये भी तो मन में प्रश्न आ सकता है। इसका उत्तर अभी देता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले इसको लिखिए x y हो गया, अब जो शेष बचा है उनको एक साथ लिख लीजिए। क्या शेष बचा, yz और प्लस का xz। अच्छा अब इसे कॉमन लीजिएगा, अभी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। यहाँ देखिए दोनों में x मिला तो x कॉमन लिया, यहाँ 2x थे भाई, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू x, उसमें से एक x निकाल लिया मतलब भाग कर दिया, तो एक ही x तो बचेगा, वो x यहाँ पर आ गया। भाग करने का मतलब क्या, x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं, यहाँ पावर 1 या करते हैं, कितनी बचेगी। दूसरा तरीका क्या होता है, x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं, इसकी पावर 1 होता है, ऊपर उठा के ले जाते हैं, x की पावर 2, यहाँ प्लस 1 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाता है, x की पावर कितना 1 ही तो बचे। किसी भी तरीके से सॉल्व करें दोस्तों आएगा 1 ही। अब आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा x आ गया, यहाँ देखिए क्या y बचेगा, तो y लिख लिया प्लस। अब देखिएगा यहाँ z है, यहाँ भी z है, तो देखिए यहाँ z कॉमन मिल जाता। अब ध्यान समझिए, यहाँ जब हम z कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना y बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा। अब देखिए मैंने इस x z को इसके साथ क्यों नहीं रखा था, क्योंकि हमें क्या
ये वाला दोस्तों एक जैसा दिखाना था भाई, x प्लस वाई लिखा है, यहाँ y प्लस एक्स लिखा है, बात तो एक ही भाई x प्लस वाई कहें चाहे y प्लस एक्स के, बात तो एक ही भाई, 3 प्लस 5 तब भी 8 होगा और 5 प्लस 3 तब भी 8 होगा, कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं। उसी प्रकार x प्लस वाई कहें चाहे y प्लस एक्स के, बात एक ही। अब देखिए देखने में एक जैसा, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा ले वरना तो जरूरी नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब देखिए कॉमन मिल जाएगा कि नहीं, x प्लस वाई यहाँ, x प्लस वहाँ y। हमें जब भी फैक्टर करने होंगे और इस तरीके का दोस्तों मेल बन रहा है तो हमें हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तभी जाके हमें कॉमन मिलेगा। यदि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हुई। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। यहां से क्या x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो जब x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो दोस्तों बचेगा क्या x, और यहां दोस्तों x प्लस वाई कॉमन हो चुका तो प्लस का z बचा रहेगा, यानी x प्लस वाई और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस z, ये दोस्तों हमारे इसके फैक्टर हैं। तो अतः व्यंजक के गुणनखंड बराबर x प्लस वाई तथा x प्लस z है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कठिन नहीं आसान है, बस इसको आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 1, प्रश्न संख्या 8 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ax प्लस bx माइनस का ay और माइनस का by, माइनस का ay माइनस का by का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जिस तरीके से इसको किया है उसी तरीके से दोस्तों आपको इसको करना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है। बस ध्यान रखना है एक जैसे आपको एक साथ में करने हैं, जिससे कॉमन मिले। तो जो यहाँ पे दो ब्रैकेट मिलते आते हैं ये आपके सेम होने चाहिए, यदि ये सेम नहीं होंगे तो आपके गलत हो सकते हैं प्रश्न, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 3a स्क्वायर माइनस का xa स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस का xa स्क्वायर, नोट करिएगा, xa स्क्वायर प्लस का xb स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का 4ca स्क्वायर माइनस का 4cb स्क्वायर माइनस का 4cb स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अब ध्यान समझिए, देखने में थोड़ा भारी रकम लग रहा पर आसान है, अभी जब देखेंगे तो कहीं भी सभी आसान प्रश्न है। इसको रख करो, चलिए फटाफट नोट करते रहिए, इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे इसको, क्या कह रहा है 3a स्क्वायर माइनस का xa स्क्वायर प्लस का xb स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का 4ca स्क्वायर माइनस का 4cb स्क्वायर, ठीक है। हमें इसमें कॉमन ढूंढना कुछ इस तरीके से, देखिए इसमें देखिए यहाँ 3a स्क्वायर यहाँ 3b स्क्वायर है, देखिए इनको एक साथ में कर लेते हैं, 3a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जब अरेंज करना है आपको तो उस पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा, कैसे हम अरेंज करें कि हमें कॉमन मिल जाए, ठीक है। 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो हमने नोट के लिए से काम खत्म हो चुका। अब देखिएगा भैया यहाँ माइनस का xa स्क्वायर है और यहाँ प्लस का xb स्क्वायर, यानी इन दोनों में हमें x कॉमन मिल सकता है कि नहीं। ले लेते हैं कॉमन, थोड़ा रुक के लेंगे, पहले इसको नोट कर लेते हैं, xa स्क्वायर और प्लस का xb स्क्वायर। अब जो बचा उसको तो नोट ही करना पड़ेगा,
4ca² माइनस का 4cb²। सिर्फ हमें यहाँ इसको अरेंज करना था। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें इन दो दो टर्म में कॉमन लेना होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए क्या कॉमन मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए 3, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो a² माइनस b² बचेगा। यहाँ देखिए कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का x कॉमन लेंगे तो यहाँ a² बचेगा, क्योंकि माइनस का x कॉमन लिया और माइनस प्लस माइनस का b² होगा। क्लियर भैया? प्लस देखिए यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, 4 तो है, ये दोनों में तो 4 ले लिया, c यहाँ भी, c यहाँ तो c ले लिया, तो क्या बचेगा a² माइनस b², क्योंकि प्लस का कॉमन लिया है तो प्लस का इसलिए a² होगा, प्लस माइनस माइनस का b² हो गया। अब देखिए आपको यहाँ देखिएगा a² माइनस b² देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी a² माइनस b² देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी a² माइनस b² देखने को मिल रहा है। 3 जगह आपको दोस्तों a² माइनस b² देखने के लिए मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला? पुनः इसको दोस्तों कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे दोस्तों यहाँ पर, a² माइनस b²। जब a² माइनस b² कॉमन लेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, उसको ध्यान से देखिएगा। a² माइनस b² तो कॉमन होगा, बचा है 3, ठीक है। जहां a² माइनस b² कॉमन होगा तो माइनस x बचा रहेगा, और यहां a² माइनस b² कॉमन हो गया तो कितना, प्लस का 4c बचा। ये यहां तक आ चुका। अब देखिए a² माइनस b², इसकी दोस्तों आपने एक आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई है, आपने सीखी भी होगी, आपको याद भी होगी क्या, चूंकि a² माइनस b² दोस्तों क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। इसको तो आपने सीख रखा कि नहीं? ये भूल गए तो बात देख लीजिए, क्या कहीं पर भी दोस्तों ये आइडेंटिटी है, कहीं पर भी दोस्तों आपको a² माइनस b² लिखा मिल जाए तो दोस्तों इसकी जगह पर हम यूज लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। यानी देखिए यहाँ a² माइनस b² लिखा है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, a माइनस b a प्लस b, और दोस्तों नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या, 3 माइनस x प्लस 4c। ये दोस्तों हमारे से क्या है, गुणनखंड के वेक्टर है दोस्तों। अतः व्यंजक का गुणनखंड बराबर a माइनस b कामा a प्लस b तथा 3 माइनस का x प्लस का 4c होगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बस आपको समझना होगा अच्छे से। नोट करते रहिए फटाफट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखिए हम 10 नंबर क्या कह रहा है आपसे। 10 भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा 10 प्रश्न की ओर, इसको रख लो। चलिए इस प्रश्न को हटा तब तक आप ये नोट कर लीजिए। अच्छा, जो मैंने ये यहाँ अंडरलाइन की यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि पेपर में भी आप अंडरलाइन करेंगे। जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अंडरलाइन करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है भैया। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, ये भी आसान ही प्रश्न है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, कह रहा x³ ब्रैकेट में a² माइनस का bc प्लस का 3x² ब्रैकेट में a² माइनस bc का स्क्वायर प्लस का 4x ब्रैकेट में a² माइनस का bc, ठीक है। इतना आपने इसको नोट कर लिया होगा, इतना नोट कर लिया ना। अब देखिए इसको समझिएगा, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा भैया x³ a² माइनस bc प्लस 3x² ब्रैकेट में a² माइनस bc का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट में a² माइनस bc का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कैसे, x³ ब्रैकेट में a² माइनस bc प्लस का 3x² ब्रैकेट में a² माइनस bc का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का
4x ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बीसी, ए स्क्वायर माइनस का बीसी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां देखिए यहां x क्यूब है, यहां x स्क्वायर, यहां x है, तो देखो तीनों में तो x आपको नजर आ रहा है, पर x की मिनिमम पावर कितनी, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यानी कि ये तो दोस्तों हमारा कॉमन मिल जाएगा। तो दोस्तों x कॉमन ले लिया हमारा, और कुछ मिल रहा, देखिए यहां a स्क्वायर माइनस bc लिखा है, इसकी पावर उसे पूछे a स्क्वायर माइनस bc की टोटल की पावर कितनी है, तो यहां ब्रैकेट के बाद आएंगे 1 है, तो कुछ नहीं लिखा होता तो 1 उसकी घात मानी जाती है। यहां a स्क्वायर माइनस bc की पावर 2 है, यहां a स्क्वायर माइनस bc की पावर कितनी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों एक मिल ले, यहां भी एक, यहां भी एक, तो दोस्तों क्या कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस bc दोस्तों कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या ब्रैकेट में, वो ध्यान समझिएगा। ब्रैकेट में हमारे पास देखिए x कॉमन है, तो यहां x स्क्वायर बचा, देखिए प्लस का 3 बचा, क्योंकि भाई यहां 3 है नहीं, x स्क्वायर में से एक x कॉमन हो तो x बचा, देखिए ब्रैकेट में कितना a स्क्वायर माइनस bc, ठीक है, और प्लस का 4x, ठीक है, ये दोस्तों हमारा बचा है। अब इसको यदि हम ओपन भी करते हैं तो 3a स्क्वायर x और माइनस का 3bcx आएगा, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो बस यही पर छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर आ चुका है, इसमें तो कुछ नहीं करना। चलिए फटाफट करिए, नोट होगा कि नहीं। यहां पर देखिएगा क्या x स्क्वायर यहां बचा भाई 3 पावर थी, तो यहां एक x बाहर होगा तो x स्क्वायर बचा जाके, और a स्क्वायर माइनस b से तो कॉमन ले लिया, यहां 3x स्क्वायर है तो 3 तो रहेगा, एक x बाहर आ चुका है इसलिए भी x बचा जाके, a स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, यहां देखिए 4x से सिर्फ 4 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहां x आपका कॉमन हो चुका है। तो दोस्तों बस यहीं तक हमारा आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो भी देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, तो रखो। क्लियर नंबर क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक कह रहा है p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का a c स्क्वायर माइनस का a p स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, आपसे कह रहा है p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a c स्क्वायर माइनस a p स्क्वायर। जैसे जैसे चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे प्रश्न का हिस्सा दोस्तों बढ़ता जाएगा, ठीक है, अच्छे प्रश्न आपको देखते हुए मिल जाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से हर चैप्टर को आपको देखना है, और इस चैप्टर के हर लेक्चर को भी दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है। चलिए इसको नोट करिए फिलहाल। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का ac स्क्वायर माइनस का ap स्क्वायर, एक कॉमन मिलेगा क्या, इसमें और इन दोनों में अलग अलग दोस्तों आप कॉमन देखने को मिल रहे हैं। देखिए x स्क्वायर कॉमन देखने को मिला तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां देखिए a यहां तो a कॉमन मिल जाएगा, यहां c है यहां p है, यहां c स्क्वायर यहां p स्क्वायर, तो कॉमन मिलेगा नहीं, इसलिए माइनस का a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अच्छा ये प्लस का कैसे होगा, भाई माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, बात देखिए अभी मैंने बताया था 3 प्लस 5 बराबर 8 और 5 प्लस 3 बराबर भी 8 होता है। तो दोस्तों यहां से क्या चाहे तो उसको जैसे लिखा वैसे लिख लें, या ऐसे ही लिखा लेते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं। अब दोस्तों हमारा कॉमन क्या मिलेगा, देखिएगा p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है x स्क्वायर माइनस a, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। चलिए फटाफट नोट कीजिए।
चर राशि का गुणनखंड कैसे करते हैं, कल क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे दो वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड। तो कल की क्लास भी दोस्तों बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत ध्यान से दोस्तों कल की क्लास को भी आपको देखना होगा। दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें सभी भाई बंधुओं तक यह क्लास पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।